हेलो। प्रिय छात्र छात्राओं, कुछ समस्याओंवश आपका 4-5 दिन क्लास नहीं चला, इसके लिए हमें खेद है। आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगा और प्रयास ये किया जाएगा कि चूँकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल भी रहा है, एग्ज़ाम का भी आपका समय आ रहा है और आपका एग्ज़ाम भी 2-3 माह बाद होने शुरू हो जाएंगे। और कोरोना काल में आपने देखा ही कि सभी लोग परेशान थे, समस्या में थे, इसलिए क्लास भी अच्छे से नहीं संचालित हो पाई। लेकिन अब प्रयास किया जाएगा पूरा कि क्लास सही ढंग से संचालित हो। आइए हम सीआरपीसी देखते हैं। जहाँ तक सीआरपीसी में लेक्चर चला था उसके आगे हम बताते हैं। सीआरपीसी में आपका सेक्शन आपका 160, 161 और 162 पढ़ना है। मेंस में पहले मॉडल बना दिया जाए कि मेंस का कैसा क्वेश्चन बनता है, फिर अलग से आपका प्री के लिए भी कुछ इसी में बताया जाएगा अलग से। लेकिन मेंस का देखा जाए, जो यूपी में बन चुका है क्वेश्चन, किस मॉडल से क्वेश्चन मेंस का बना है। पुलिस के समक्ष पुलिस जो बयान दर्ज करती हैं, स्टेटमेंट दर्ज करती हैं, उसका वर्णन करते हुए उसके एविडेंशियल वैल्यू को बताइए, यानी कि उसके साक्षिक मूल्य का उल्लेख करिए। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछे कि पुलिस से किए गए कथन तथा उसका साक्ष्य में क्या महत्व होता है, तो आपका जवाब रहेगा, जो सेक्शन आपको लिखना है 160, 161 और 162। आपका देखिए कैसे मॉडल बनाएंगे। अन्वेषण के दौरान पुलिस तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का कथन दर्ज करती है। इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 160, 161 तथा 162 में दिया गया है। यानी कि 3 सेक्शनों में ऐसे कथनों के बारे में, बयान के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। और तुरंत उसके बाद 160 लिखेंगे। आइए 160 में क्या होता है, तो 160 के तहत धारा 160 के तहत पुलिस तलब करती है, बुलाती है लिखित आदेश जारी करके। और आपका यानी कि 160 के तहत पुलिस रिटेन आर्डर जारी करके तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों को बुलाती हैं, अर्थात गवाहों को बुलाती हैं। 161 में बयान दर्ज करती हैं, उनका स्टेटमेंट दर्ज करती हैं। और 162 में ये बताया गया है कि ऐसे बयान का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 160 से यानी कि सेक्शन 160 से क्वेश्चन आपका बनता है और कुछ को रिलेशन भी आपको करना है। और कौन कौन से को रिलेट करके सेक्शन पढ़ने हैं, ये भी आपको सतर्क रहना है। देखिए धारा 160 पहले बेयर एक्ट उठाया जाए और तब आपका कुछ केस भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ सेक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। देखिए कह करके हेडिंग पहले, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। देखिए पहला क्लास,
कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई पुलिस अधिकारी हैं जो इस अध्याय के तहत इन्वेस्टिगेशन या विवेचना कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इत्तला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी थाने के सीमा के अंदर या अपने पास के थाने की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति है और पुलिस को लगता है कि यह व्यक्ति घटना के फैक्ट एंड कंडीशन यानी कि तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित होगा, यानी कि तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित होने का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति घटना के बारे में कुछ न कुछ जानता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। यानी कि पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने की अपेक्षा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, तो जारी क्या करेंगे, रिटेन आर्डर यानी कि लिखित आदेश जारी करेंगे और ऐसा व्यक्ति कानूनन बाध्य होगा कि वह ऐसे आदेश का पालन करते हुए आपका हाजिर हो, एपियर हो। अब इसी को पहला क्लास पहले समझिए। आपका पहले क्लास में ये है कि जो थाने का जो पुलिस अधिकारी इस अध्याय यानी कि अध्याय 12 के तहत किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन करता है, वह पुलिस अधिकारी आपका अपनी थाने की सीमा के अंदर या अपने थाने के पास की सीमा के अंदर के ऐसे व्यक्ति को तलब कर सकता है, रिटेन आर्डर जारी करके, जिसके बारे में यह विश्वास हो कि ऐसा व्यक्ति घटना के तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित हैं, यानी कि घटना के बारे में ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है, यानी कि घटना के बारे में कुछ न कुछ वह बयान देगा। तो पुलिस अधिकारी क्या जारी करेगा, ऐसे व्यक्ति को तलब करने के लिए, एपीआर कराने के लिए रिटेन आर्डर जारी करेगा। तो ऐसा व्यक्ति बाध्य होगा कि वह ऐसे लिखित आदेश का पालन करते हुए पुलिस के समक्ष हाजिर हो। अब तुरंत अब आ गया कि अगर ऐसा व्यक्ति लिखित आदेश का पालन नहीं करता तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि क्या क्या किया जाएगा। तो अगर ऐसा व्यक्ति ऐसे रिटेन आर्डर का पालन नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 174 के तहत दंड का भागी होगा। फिर एक बार समझिए, यानी कि 160 का उल्लंघन, 160 का वायलेशन करना आपका आईपीसी की धारा 174 के तहत दंडनीय होगा, यानी कि व्यक्ति दंड का भागी होगा। अब यहाँ समस्या ये आई कि तथ्य और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों में कौन शामिल हैं।
अब साक्षी शामिल हैं यानी कि विटनेस शामिल हैं, अभियुक्त शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। तो यहाँ आपको केस लिखना पड़ेगा और वह केस है नंदनी शतपथी बनाम पी.एल. दानी। केस लिखना पड़ेगा आपको नंदनी शतपथी, नंदनी शतपथी, नंदनी शतपथी वर्सेज पी.एल. दानी, पी.एल. दानी। बहुत लीडिंग केस है ये। नंदनी शतपथी वर्सेज पी.एल. दानी, AIR 1978 यानी कि 1978 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये लीडिंग केस है। देखिए इसमें क्या कहा गया। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट ये बता दिया कि तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति में अभियुक्त भी शामिल हैं, यानी कि अभियुक्त का भी बयान लेने के लिए पुलिस तलब कर सकती है लिखित आदेश द्वारा 160 के तहत। अब समस्या ये आई कि जब बयान दर्ज किया जाएगा 161 में, तो फिर इस केस को हम और बताएंगे, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद 160 में प्रोविजो है, जो प्रोविजो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्री में भी यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसको थाने पर लिखित आदेश जारी करके पुलिस बुला नहीं सकती बयान दर्ज करने के लिए, तो वह स्पष्ट रूप से अच्छे से तैयार रखिएगा। प्री के लिए भी काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए 160 का प्रोविजो क्या बताता है। धारा 160 का प्रोविजो ये बताता है कि कोई पुरुष है, कोई पुरुष है, एज याद रखिए, जो 15 वर्ष से कम का है, इसे पुलिस रिटन आर्डर जारी करके थाने पर पूछताछ के लिए यानी कि बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुला सकती। फिर दूसरा आया, ऐसा पुरुष हो जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक की हो, 65 वर्ष से अधिक की हो, इसको भी नहीं बुलाया जा सकता। या तीसरा, किसी भी आयु की स्त्री हो, यानी कि अगर स्त्री से पूछताछ पुलिस को करना है तो या तो उसके निवास स्थान पर करे या अन्यथा लेकिन लिखित आदेश जारी करके थाने पर बुलाकर उससे पूछताछ नहीं की जाएगी। तीसरा है आपका, कह सकते हैं कि तीसरा है ऐसा पुरुष जो किसी भी आयु का हो और जो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हो। यानी कि चौथा और किसको पुलिस नहीं तलब कर सकती, तो ऐसा पुरुष जो मानसिक और यानी कि मानसिक या और नहीं है भाई, मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य हो, डिसेबल हो। अब अच्छे से इसको फिर एक बार देखिए। कोई पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, रिटन आर्डर जारी करके निम्नलिखित व्यक्तियों को, भले ये लोग उस घटना के तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित हों, अपने थाने पर पूछताछ के लिए बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुला सकता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनका बयान ही दर्ज नहीं किया जाएगा,
इनके निवास पर जाकर बयान दर्ज होगा, अन्य जगह हो सकता है, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस द्वारा रिटेन आर्डर जारी तलब करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो फिर एक बार याद रखिए, लिस्ट याद रखना है, किसको नहीं बुलाया जा सकता। एज पर गौर करना है। एज आपका अगर पुरुष है तो 15 वर्ष से कम हो, इसको भी नहीं बुलाया जा सकता। पुरुष है 65 वर्ष से अधिक आयु का है, इसको भी तलब नहीं किया जा सकता। पुरुष है और 15 से लेकर 65 के बीच में है और मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य हैं या निःशक्त हैं, इसको भी नहीं बुलाया जा सकता। और स्त्री, किसी भी आयु की स्त्री हो, उससे पूछताछ करने के लिए थाने पर नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन अगर स्त्री ही अभियुक्त है तब उसे अरेस्ट करके थाने में रखा जा सकता है। लेकिन अगर गवाह है स्त्री तो उसे बुलाया नहीं जा सकता। ये अच्छे से इसको तैयार रखना है। आइए क्लास 2 देखा जाए। अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय किया जाएगा। संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस रिटेन आर्डर जारी करती है, उसे बुलाती है पूछताछ करने के लिए, तो राज्य सरकार चाहे तो नियम बनाकर ऐसे व्यक्ति को खर्चा दिलवा सकती हैं। ये क्लास 2 में दिया गया है। फिर आपका केस याद रखना है, नंदनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी। नंदनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी का केस है। इसमें जो केस है आपका नंदनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी, फिर ये केस लीडिंग केस है, बार बार आएगा और कंपटीशन में भी आ चुका है। इस केस के बारे में फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। नंदनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी के बाद में 1978 में 1978 में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट बता दिया कि आपका किसी स्त्री को रिटेन आर्डर जारी करके थाने पर बुलाना धारा 160 का वायलेशन माना जाएगा। ये स्पष्ट कर दिया भारत के उच्चतम न्यायालय ने। अब आइए इसके बाद आइए 161, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों धाराएं आगे भी। 161 में पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। अब आइए यहाँ से आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, पुलिस द्वारा विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, यानी कि पुलिस द्वारा साक्षियों से पूछताछ की जाएगी। तलब करने का प्रावधान 160 में था और आपका पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा किस धारा के तहत की जाती है, तो 161 के तहत। देखिए आपका यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चनों को आपको कवर करना है। 161 पहले बेयर एक्ट को तोड़ा जाए कि बेयर एक्ट क्या कहता है, और तब उसमें कुछ क्लू निकाला जाए, कुछ बातें आपको मिलेंगी। 161 क्लास वाइज पढ़ना है आपको।
हम क्लास 1 पढ़ा रहे हैं। पहले देखिए इसको। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतम पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस अधिकारी इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या वह चाहे तो अपने किसी सबॉर्डिनेट को अगर नियुक्त किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वह सबॉर्डिनेट पुलिस अधिकारी लेकिन राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा वह प्राधिकृत होना चाहिए। ऐसे तथ्य एवं परिस्थितियों यानी कि फैक्ट एंड कंडीशन से परिचित व्यक्ति की ओरल एग्जामिनेशन यानी कि मौखिक परीक्षा कर सकता है। यानी कि मुख से कुछ प्रश्न पूछेगा उससे प्रश्नों को पूछ सकता है। ये आपका पहला खंड बताता है। दूसरा खंड देखिए आपका। ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है ऐसे मामले से संबंधित सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसे अधिकारी द्वारा उससे पूछा जाए। ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका क्लास 2 क्योंकि क्लास 2 अति महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। अब दूसरा आया कि उन प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं कि गलत गलत उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। और तीसरा पॉइंट आपका आया कि 3 ऐसी कंडीशन बताई गई हैं जहां कि ऐसा व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने के से डिनाई कर सकता है। यानी कि पुलिस द्वारा प्रश्नों जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकता है। तो कौन सी कंडीशन है? अगर वह उत्तर देता है तो वह उस पर कोई आपराधिक आरोप लग जाएगा। आपराधिक आरोप का मतलब कि वह स्वतः अपराध में फंस जाएगा या शास्ति का कोई भागी हो जाएगा यानी कि सेंसन का, या उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है यानी कि समपहरण या फार फ्यूचर। देखिए यहाँ आपका भाई 2-3 क्वेश्चन आईपीसी में भी कवर करना है और इत्यादि जगह कवर करके पढ़ना है। फिर एक बार इसको देखिए अब कोरिलेट किया जाए। जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऐसा व्यक्ति आपका बाध्य है कि वह उन प्रश्नों का सही सही उत्तर दे। अब पहला क्वेश्चन ये बना कि अगर ऐसा व्यक्ति गलत उत्तर देता है तो क्या होगा। ये हर हाल में याद रखिए भाई। कानून कहता है कि ऐसा व्यक्ति सही सही उत्तर देने के लिए बाउंड है, कानूनन बाध्य हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा व्यक्ति गलत उत्तर देता है
यानी कि पुलिस मौखिक परीक्षा करती है, गलत उत्तर देता है, तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। और आईपीसी की दो धाराएं कवर करिएगा, या तो 193 और दूसरा 177। फिर एक बार देखिए, यदि ऐसा व्यक्ति सही सही उत्तर नहीं देता तो वह आईपीसी की धारा 193 या 177 के तहत दंड का भागी होगा। पहला आपका, यानी कि गलत उत्तर देने पर। दूसरा पॉइंट ये मिला कि वह जो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह बाध्य हैं। और इसी में समस्या आई कि अगर वह उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तब क्या होगा। तो अगर ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 179 के तहत दंड का भागी होगा। यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप बाध्य थे और उत्तर नहीं दिए तो आप 179 आईपीसी के तहत दंड का भागी होंगे। लेकिन फिर आइए, ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित 3 आधारों पर ऐसा उत्तर देने से इनकार कर सकता है, और वे 3 आधार अच्छे से समझने हैं। एक एक देखिए आपका। पहला आधार ये है कि अगर उस व्यक्ति को लगता है कि यदि मैं पुलिस द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा तो मुझ पर कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा, आपराधिक आरोप लग जाएगा, अर्थात अपराध में मैं स्वयं फंस जाऊंगा। यानी और अनुच्छेद 20 का क्लाज 3 भी देखना है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करती है और उस व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो मैं स्वयं अपराध में फंस जाऊंगा, तो कानून कहता है कि ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देने से डिनाई कर सकता है, इनकार कर सकता है। दूसरा देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति उत्तर देता है तो वह किसी सेंक्शन का भागी हो जाएगा, यानी कि पेनाल्टी लग सकती है, यानी कि कोई जुर्माना इत्यादि उस पर लग सकता है। तो ऐसी दशा में भी वह प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और डिनाई कर सकता है। और तीसरा आपका ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा तो ऐसी दशा में उसकी प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, तब भी ऐसा व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकता है। 3 कंडीशन है जहाँ की तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकता है। आइए, क्लास 3 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है और प्री में भी झारखंड में क्लास 3 से भी सतर्क रहना है। देखिए एक एक करके। पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। यानी कि पुलिस अधिकारी जो भी कथन उसके समक्ष किए गए हैं, क्लास 3 बताता है
कि पुलिस अधिकारी ऐसे कथन को लेखबद्ध कर सकता है, लेखबद्ध कर सकता है लिखा है, यानी कि उसका विवेकाधिकार है। ये भी कंपटीशन में आ चुका है। क्या लेखबद्ध करना बाध्यकारी है कि पुलिस अधिकारी का विवेकाधिकार है? तो ऐसे कथनों को लेखबद्ध करना पुलिस अधिकारी का विवेकाधिकार है। चाहे तो वह ऐसे कथनों को लेखबद्ध करे या लेखबद्ध करने से इनकार कर दे। अगर वह ऐसे कथनों को लेखबद्ध करता है तो ऐसी दशा में सबका कथन पृथक पृथक लिखा जाएगा, यानी कि जितने तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति हैं सबका कथन पुलिस अधिकारी अलग अलग लिखेगा। और तीसरा पॉइंट, सही लिखेगा कि गलत लिखेगा? सही लिखेगा। यहाँ भी समस्यात्मक क्वेश्चन बना है और आपका प्री में भी बना है और इंटरव्यू में भी बना है। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, क्लास 3 से क्वेश्चन बन चुका है, इंटरव्यू में भी वह क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पुलिस तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति की ओरल या मौखिक परीक्षा करती है। मौखिक परीक्षा में जो वह व्यक्ति बातें बताता है, पुलिस उन सभी बातों को लिखने के लिए बाउंड नहीं है। पुलिस का विवेकाधिकार है कि वह कुछ बातों को लिखे, कुछ बातों को न लिखे। ये क्वेश्चन आ चुका है। बाध्यकारी है कि विवेकाधिकार, चूँकि लेखबद्ध कर सकता शब्द है और कर सकता में विवेकाधिकार होता है, बाध्यकारी नहीं होता। ये सतर्क रहना है। तीसरी बात, ऐसा जो कथन है वह शब्दशः नहीं लिखा जाता, यानी कि शब्दशः लिखना आवश्यक नहीं है। अगर कथनकर्ता की मुख्य मुख्य बातें भी लिख दिया गया तब भी सही है, यानी कि ऐसा कथन शब्दशः लिखना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन ऐसा कथन सही सही लिखना चाहिए और हर एक व्यक्ति का कथन पृथक पृथक, यानी कि सेपरेट लिखना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन बना था कि एक पुलिस अधिकारी हैं। देखिए समस्या कैसे बनी थी। एक पुलिस अधिकारी हैं और कुछ व्यक्तियों का बयान 161 के तहत लेता है और उन सभी व्यक्तियों का बयान एक साथ लिख देता है। इस बयान का क्या महत्व होगा? ये बयान ग्राह्य होगा कि अग्राह्य होगा, यानी कि स्वीकार किया जाएगा कि इनकार किया जाएगा। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है, वह केस याद रखना है, बिहार राज्य वर्सेज राम बचन सिंह। बिहार राज्य वर्सेज राम बचन सिंह। फिर एक बार देखिए, बिहार राज्य वर्सेज राम बचन सिंह AIR 1981 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि सामान्यतः प्रत्येक साक्षी का कथन पृथक पृथक लिखा जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कथन एक साथ लिख लिया गया है तो ये कथन अग्राह्य नहीं होगा, अर्थात ये कथन ग्राह्य होगा, स्वीकार किया जाएगा। लेकिन न्यायालय इसे स्वीकार करते समय सावधानी बरते, यानी कि यदि स्टेटमेंट पुलिस ने कई व्यक्तियों का स्टेटमेंट एक साथ लिख दिया है
तो कानून ये कहता है कि यानी कि केस के माध्यम से कि न्यायालय ये कथन अग्राह्य नहीं होगा, ग्राह्य होगा। ग्राह्य होगा मतलब कि स्वीकार किया जाएगा, लेकिन न्यायालय को ऐसे कथनों पर विचार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आइए क्लास 3 हो गया, तो क्लास 3 के बाद आया जाए आपका दो परंतुक है, और आपका पहला प्रयोग जो देखा जाए, परंतु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 161 का बयान दर्ज हो रहा है, वह ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किया जा सकता है। यानी कि शारीरिक उपस्थिति पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करते समय आवश्यक नहीं है। आपका श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसा बयान दर्ज किया जा सकता है। यह परंतु 2008 में जोड़ा गया। दूसरा परंतु ये कह रहा है कि परंतु यह और कि किसी स्त्री का कथन जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, C, D, 376, 376A, AB, B, C, D या DA या DB, धारा 376E या 509, 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न अभिकथित किया गया है, तो ऐसी जो महिला होगी, ऐसी महिला का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। देखिए एफआईआर में भी 154 में भी ये बात आपको बताई गई थी, और यहाँ एफआईआर दर्ज करने के बारे में और यहाँ स्टेटमेंट दर्ज करने के बारे में तो अच्छे से तैयार रखना है। अगर महिलाओं के प्रति दुराचार या कुछ अन्य अपराध हुए हैं, उस महिला का 161 के तहत पुलिस स्टेटमेंट दर्ज करती है, तो पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा स्टेटमेंट नहीं दर्ज किया जाएगा। महिला पुलिस अधिकारी करेगी या कोई महिला अधिकारी करेगी। ये बात आपका 2013 में संशोधन करके आया, फिर 2018 में भी कुछ संशोधन इसमें किया गया। इस प्रकार 161 भी आपका समाप्त हो गई। तो अभी आपका 15 मिनट बाद सीआरपीसी चलेगी। आपका चूँकि कई दिन हो पढ़ाए हुए, तो लंबा क्लास आपका नहीं खींच पा रहा है, तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और फिर इसी सीआरपीसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।